तो अवेंजर्स डूम्सडे से पहले इस मैसिव रिकैप जर्नी में मैं तुम्हें एमसीयू के फेज 1 की हर मूवी का रिकैप दूंगा, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। बाकी मूवीज के लिए प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आयरन मैन एक काफी जीनियस बंदा जिसने अपने 6 साल की एज में एक कंप्यूटर बना लिया और 18 से भी कम की एज में एक ग्रेट इंजीनियर बना। नाम है टोनी स्टार्क और इस बंदे के पिताजी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनकी एक हथियार बनाने की इंडस्ट्री थी स्टार्क इंडस्ट्रीज। अब टोनी के 21 साल की एज में ही उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है तो टोनी के पापा का फ्रेंड ओबिडाया स्टेन इस बिजनेस को संभालता है। इधर टोनी बड़ा होता है और खुद बिजनेस की डोर को अपने हाथ में लेता है और ओबिडाया स्टेन बनता है कंपनी का मैनेजर। अब बंदे के पास में इतना पैसा इतना ज्ञान है तो बंदा ऑब्वियसली फुल्ली अय्याश होगा। तो बिल्कुल टोनी भी ऐसा ही होता है। एक दिन वो जाता है अफगानिस्तान जहां वो अपने न्यू वेपन जेरिको मिसाइल का डेमो देता है मिलिट्री वालों को। डेमो कंप्लीट होता है, डील भी फिक्स हो जाती है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस भी हो जाता है। पर बंदा जब वापस अपने प्लेन की तरफ जा रहा होता है उन पर हमला हो जाता है, वो भी उन्हीं वेपन से जो टोनी की कंपनी खुद बनाती थी। और एक मिसाइल टोनी के पास में आकर फट जाती है। बंदे के दिमाग का घोंसला हो जाता है, उसकी आंखें खुलती है एक गुफा में जहां उसके ऊपर एक ऑपरेशन हो रखा है, जहां उसकी छाती में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट डाली है जिससे जो बॉम्ब के छर्रे हैं वो इसके दिल तक ना जा सके और जनाब जिंदा रहे। और जिन आतंकवादियों ने टोनी को पकड़ा वो आतंकवादी दल था 10 रिंग्स और जिस बंदे ने टोनी का ऑपरेशन किया वो था येंसन जो बढ़िया आदमी था। उस बेचारे को भी आतंकवादियों ने उठा रखा था। अब टोनी को समझ आता है कि भाई मेरे हथियार मेरी इतनी मार रहे हैं तो बाकी लोगों की कितनी मारते होंगे। अब वो आतंकवादी टोनी को वैसे ही जेरिको मिसाइल बनाने को कहते हैं। टोनी मना करता है, उसे जूते पड़ते हैं। फिर टोनी दिमाग लगाता है और पहले अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बड़ा सा बैटरा लेकर ना घूमना पड़े और मौका मिलने पर वो इस रिएक्टर से कुछ बड़ा धमाका भी कर सके। और फिर वो अपने लिए एक सूट बनाता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। पर बेचारा येंसन टोनी को बचाते हुए मारा जाता है और मरते हुए बोलता है टोनी को कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत होने देना, केवल बम बनाकर मत जियो, कुछ बढ़िया काम कियो। तो बंदा मोटिवेट होता है, आतंकवादियों का पूरा अड्डा ही उड़ा देता है और खुद दूर उड़कर जा गिरता है रेगिस्तान में जहां पर उसके लोग उसे बचाने आते हैं। अब वो घर जाता है, एक चीज बर्गर खाता है और अपनी सेक्रेटरी को निहारता है जो है पेपर पॉट्स और बुलाता है प्रेस वालों को और ऐलान करता है कि मेरे हथियार बनाने का बिजनेस आज से बंद। सभी भौचक्का हो जाते हैं, ओबिडाया पगला जाता है। टोनी और पेपर घर आते हैं। टोनी अपनी छाती में लगा आर्क रिएक्टर पेपर से बदलवाता है और नया लगाता है। पेपर उस पुराने रिएक्टर को गिफ्ट रैप करके टोनी को ही दे देती है। पर टोनी को अब बहुत कुछ बड़ा करना था, उसे लोगों को बचाना था। वो अपने सूट को अपग्रेड करता है, उड़ना सीखता है और सूट को पेंट करके उसमें हथियार लगाता है। अब एक दिन वो पार्टी में जाता है जहां उसे पता चलता है कि हथियार अभी भी बेचे जा रहे हैं और उन्हीं सेम आतंकवादियों को और भी हथियार मिल चुके हैं और वो लोगों को मार भी रहे हैं और हथियार बेचने में स्टैन का हाथ है। अब बंदे को गुस्सा आता है, वो सूट अप करता है, वहां जाता है, सभी लोगों को खूब पेलता है और जब वापस घर की तरफ आता है तब मिलिट्री वाले उस पर अटैक कर देते हैं कि भाई ये क्या बवाल चीज है। बंदा अपने दोस्त रोडी को फोन करता है जो मिलिट्री में था, मामला सुलझ जाता है। इधर स्टैन आता है उन आतंकवादियों के लीडर के पास में जिन्होंने टोनी के पहले के सूट के टुकड़ों को इकट्ठा कर रखा था। अब स्टैन हरामी है ये तो पता चल गया, वो उन आतंकवादियों को भी मार देता है और सूट के टुकड़े वहां से ले जाता है। अब टोनी पेपर पॉट्स को बोलता है कि जाके स्टैन के कंप्यूटर पर नजर घुमाओ क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो नजर घुमाती है तो बवाल चीज होती है कि भाई जिन आतंकवादियों ने टोनी को पकड़ा था उन्हें स्टैन ने ही पैसे दिए थे। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं था, बंदा पैसों के लिए टोनी को मारना चाहता था, सिंपल। अब पेपर भागती है और रास्ते में उसे मिलता है फिल कोल्सन जो शील्ड एजेंसी में काम करता है। अब वो टोनी को फोन करती है कि भाई स्टैन हरामी है। तब तक वहां पर स्टैन पहुंच जाता है और टोनी को पैरालाइज करके उसकी छाती से रिएक्टर निकाल कर ले जाता है। पर वो गिफ्ट याद है ना, टोनी उस पुराने रिएक्टर को फिर से छाती में लगाता है और सूट अप करता है। रोडी को अल्ले ले बोलकर उड़ जाता है क्योंकि रोडी ने भी वैसा ही एक सूट मांगा था। अब पेपर स्टैन के अड्डे पर जाती है जहां उसे दिखता है कि भाई स्टैन ने बहुत ही बड़ा सूट बना रखा है और वो रिएक्टर स्टैन ने उसी सूट के लिए लिया था। अब सूट पहनकर वो बनता है आयरन मोंगर और वो पेपर और उसके लॉन्डो के पीछे पड़ जाता है। फिर टोनी आता है, उनके बीच में बढ़िया फाइट होती है, घमासान युद्ध होता है और अपने मूवी का हीरो दिमाग लगाकर जीत जाता है। अब मेन सड़क पर इतनी लड़ाई होगी तो न्यूज वाले तो नोटिस करेंगे ही और उन्हें लगता है कि टोनी ही उस सूट में था। टोनी को शील्ड वाले बोलते हैं कि तुम मना कर देना कि मैं सूट में नहीं था, मेरा बॉडीगार्ड था और बाकी चीजें हम संभाल लेंगे। पर बंदे को बनना था हीरो। वो बंदा सबके सामने जाकर बोलता है यस आई एम आयरन मैन और मूवी एंड। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी बोलता है टोनी से कि तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो, दुनिया में और भी हीरोज है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में। और मूवी अब पूरी तरीके से एंड। द इनक्रेडिबल हल्क थंडरबोल्ट रॉस जो एक खूसट बुड्ढा और मिलिट्री का जनरल है, उससे सुपर सोल्जर सीरम बनाना था ताकि वो अपने
सोल्जर्स को पावरफुल बना सके। पर वो झूठ बोलता है अपनी बेटी बेटी से और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर से कि हमें ये सीरम चाहिए रेडियो एक्टिविटी का इलाज करने के लिए। तो ब्रूस और उसकी बंदी ये सीरम बना लेते हैं। अब ब्रूस ठहरा पागल साइंटिस्ट, वो ये सीरम अपने अंदर ही डालकर अपने ऊपर गामा रेस की बौछार करवा लेता है। अब सीरम और गामा रेस के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होता है और ब्रूस बन जाता है हरा भरा कबाब जिसका नाम है हल्क। और जब भी ब्रूस को गुस्सा आता है वो हल्क बनता है। अब हल्क सभी को पेल देता है, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बाप को भी। होगी कोई पुरानी खुन्नस। अब जब वो नॉर्मल होकर वापस अपनी बंदी से मिलने आता है तो उसका ससुर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है कि चल निकल। पर अब रॉस सोचता है कि सीरम तो काम नहीं किया तो इस हल्क को ही हथियार बना लेते हैं। पर ब्रूस इस चीज से एग्री नहीं करता, वो वहां से भाग जाता है। तब से मिलिट्री उसके पीछे पड़ी है। यहाँ ब्रूस अपने गुस्से को शांत करने के लिए सांस ऊपर नीचे करता है और अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड मिस्टर ब्लू से सजेशंस लेता है कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। बेचारा अलग अलग मेडिसिन भी ट्राई करता है पर उसका इलाज नहीं होता। अपना गुजारा चलाने के लिए ब्रूस एक जूस फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ एक दिन उसकी उंगली पर कट लगता है। कट लगने से खून निकलता है, खून बोतल में जा गिरता है, बोतल पैक होती है, बाजार में जाती है, बाजार से अपने स्टैन चचा के फ्रिज में और अपने स्टैन चचा उसे पी लेते हैं और उन्हें हो जाता है गामा पॉइजनिंग। और ये खबर मिलती है मिलिट्री वालों को। रॉस एक स्पेशल टीम बुलाता है जिसका लीडर है एमिल ब्लॉन्स्की। वो उस गांव में जाता है, ब्रूस का पीछा करते हैं। ब्रूस हल्क बनता है, कुछ गुंडों और मिलिट्री वालों को पेलता है और वहां से फिर से भाग जाता है। पर इधर एमिल ब्लॉन्स्की का दिमाग घूम जाता है कि अरे मोरी मैया मैंने ये क्या देख लिया। तो उसे भी अब वही सेम चॉकलेट मांगता है। उसमें भी अब सीरम डाला जाता है ताकि वो हल्क के सामने 1 सेकंड ज्यादा टिक सके। अब अपना हीरो फिर से वहीं जाता है जहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था ताकि वो सारी फाइल्स निकाल सके और उस डाटा की हेल्प से उसका ऑनलाइन फ्रेंड ब्रूस का इलाज ढूंढ सके। पर वहां वो फाइल्स नहीं मिलती क्योंकि रॉस ने सारा पत्ता साफ कर दिया था। तभी वो टकराता है अपनी बंदी से। अब दोनों आपस में टकराते हैं और उसकी बंदी उसे गिफ्ट देती है वो फाइल्स जो उसने एक पेन ड्राइव में बैकअप के लिए डाल रखी थी। पर वहां पर मिलिट्री वाले आते हैं, ब्रूस को घेर लेते हैं। ब्रूस गुस्सा होता है, सबकी बैंड बजाता है, यहाँ तक कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियारों की भी। और जैसा मैंने पहले कहा एमिल ब्लॉन्स्की उससे लड़ता है और 1 सेकंड थोड़ा ज्यादा टिकता है। फिर हल्क भी लाइक अबे हट। और यहाँ एमिल भाई अब चूर चूर हो जाते हैं। हल्क अपनी बंदी को उठाकर वहां से भाग जाता है, बंदी उसे शांत करती है। अब वो जाते हैं मिस्टर ब्लू के पास में जिसका नाम है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स। डॉक्टर ब्रूस में एंटीडोट डालता है जिससे हल्क नॉर्मल होता है, पर ये परमानेंटली ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर बोलता है कि तुमने जो मुझे थोड़ा सा खून भेजा था मैंने उससे बहुत सारे सैंपल्स बना लिए हैं, अब हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं वगैरह वगैरह वाले चोचले। फिर ब्रूस बोलता है भाई अगर ये गवर्नमेंट को मिल गया तो कांड हो जाएगा, तो हमें ये सारा माल साफ करना होगा। इधर एमिल भाई साहब एकदम से ठीक हो जाते हैं सिर्फ एक ही दिन में और अपने अंदर थोड़ा और सीरम डलवाते हैं, पर उसका थोड़ा गलत इफेक्ट होने लगता है, उसका दिमाग सठियाने लगता है। इधर अब ब्रूस को मिलिट्री वाले ढूंढ लेते हैं, उसे बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। इधर ब्लॉन्स्की को चाहिए था पैसा, पावर, मतलब सिर्फ पावर। वो डॉक्टर को बोलता है कि मेरे अंदर हल्का खून डाल। डॉक्टर डर के मारे उसमें खून भी डालता है और थोड़ा गामा रेस का मसाला भी छिड़क देता है, जिससे अब यहाँ साइड इफेक्ट पर और भी ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है और एमिल ब्लॉन्स्की अब एक छिला हुआ हल्क मतलब एबोमिनेशन बन जाता है जो अब सिटी में तबाही मचाता है। ऊपर से ब्रूस बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम्हारा बाप भी इसे नहीं रोक सकता, सिर्फ मैं ही हूं जो इसे रोक सकता है। बंदा हीरो माफिक एंट्री मारता है और इनके बीच में घमासान युद्ध होता है। हल्क थोड़ा वीक पड़ता है, पर जैसे ही एबोमिनेशन हल्क की बंदी पर गंदी नजर डालता है अपना हीरो फॉर्म में एबोमिनेशन की कमर चटका देता है। अब हीरो अपनी बंदी के साथ में प्यारा मूवमेंट बिताता है और गोरिल्ला माफिक वहां से भाग जाता है एंड हारे हुए बेचारे एबोमिनेशन को मिलिट्री वाला गिरफ्तार कर लेती है। लास्ट में ब्रूस बैनर कहीं दूर गांव में छुट्टियां बनाता हुआ दिखाई देता है, जहां अब बंदा अपने गुस्से और हल्क बनने पर काबू पा रहा है। मूवी यहां एंड। पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क रॉस के पास आकर बोलता है कि हम एक नई टीम बना रहे हैं और सभी महानुभावों को पता है यहां बात हो रही है एवेंजर्स की और मूवी एंड। आयरन मैन 2। इधर आयरन मैन हीरो माफिक बोलता है यस आई एम आयरन मैन और दूसरी तरफ रशिया में एक बुढ़ा आदमी मर जाता है जिसका नाम है एंटोन वैनको। ये बंदा टोनी के बाप के साथ में काम करता था और आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प करता था, पर ये ठहरा विलन माइंडसेट वाला, उसे रिएक्टर गलत हाथों में बेचकर पैसा कमाना था। टोनी के बाप को पता चलता है, वो इसे लात मार देता है और ये फकीर हो जाता है। तो अब इसका बेटा इवान वैनको जो भी एक क्रिमिनल था जेल जा चुका था, पर वो एक दिमाग वाला बंदा था, अपने बाप की तरह साइंटिस्ट। अब वो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो अपने बाप के कुछ पुराने रिसर्च वाले नोट्स देखकर टोनी के आर्क रिएक्टर की कॉपी करता है और वैसा एक रिएक्टर बना भी लेता है। इधर टोनी भैया अपने गांव के हीरो बन गए थे और गवर्नमेंट उन्हें बोलती है कि तुम्हारा सूट खतरनाक हथियार है और इसे मिलिट्री के पास में होना चाहिए, तो इसे हमें दे दो। और यहाँ टोनी का राइवल हथियार बनाने वाला बिजनेसमैन हैमर भी टोनी को नीचा दिखाने का ट्राई करता है, पर टोनी बोलता है
ठप, और हैमर की काली करतूतें दिखाता है कि कैसे वो भी टोनी की तरह सूट बनाना चाहता है, पर उसकी इतनी औकात नहीं है। टोनी बोलता है ये सूट मैं ही हूँ, मैं हूँ आयरन मैन, ना कि कोई सूट। और ऐसा आर्क रिएक्टर कोई भी कम से कम 10 साल तक तो नहीं बना सकता, और हैमर जैसे लोग तो 20 साल तक भी नहीं बना सकते। और सभी को पुच्चा करके वहाँ से चला जाता है। पर हंसदे चेहरे दे मतलब ये नहीं होता कि कोई उन्हें दुखना है, क्योंकि टोनी का आर्क रिएक्टर जो उसकी जान बचा रहा था वो असल में धीरे धीरे उसकी जान ले भी रहा था, क्योंकि उसमें एक पैलेडियम कोर है जो बॉडी के लिए पॉइजनस है, और अभी तक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बना है जो पैलेडियम की जगह ले सके। तो टोनी को अब समझ आ जाता है कि वो मरेगा, तो अब वो अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे जो मन करे वो करना, अपनी बंदी के लिए खाना बनाना, और वो अपनी बंदी पेपर पोर्ट्स को उसकी कंपनी का सीईओ बना देता है, क्योंकि वही थी उसकी एक वारिस जो ये सारी दौलत संभाल सकती थी। देखा, ये होता है नतीजा लॉयल्टी का। और अब टोनी अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है जो है ये। अब बंदा एक F1 रेसिंग में जाता है। वो रेस देखकर उसका मन करता है कि मैं भी रेस करूंगा। वो रेस में जाता है, तभी एंट्री होती है इवान वेंको की, जो अब बन गया है व्हिप्लैश, और टोनी पर अटैक कर देता है। टोनी का बॉडीगार्ड कम ड्राइवर और पेपर उसे मार्क 5 सूट का सूटकेस ला कर देते हैं, और बंदा एकदम कूल सूट अप करता है और अपने विलन की छाती से आर्क रिएक्टर निकाल कर उसे धूल चटवा देता है। पर दुनिया के सामने एक बंदा आना जिसके पास में टोनी जैसी टेक्नोलॉजी है, ये चीज टोनी के लिए एक हार थी। वो इवान से जेल में मिलने जाता है और स्मार्टनेस में उसे रिएक्टर की कमियां बता देता है और उन्हें कैसे सुधारना है ये भी। इसे कहते हैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। पर इवान टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग के बारे में बोलता है और हंसते हुए कहता है कि तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। इधर बंदा पहले ही टेंशन में है और उसे ये और डरा रहा है। अब रेसिंग ट्रैक पर हुए कांड को हैमर देखता है और वो इवान को जेल से बाहर निकलवाता है और उसे मरा हुआ साबित कर देता है। अब वो उसे अपने पास में लाकर बोलता है कि मेरे लिए आयरन मैन जैसा सूट बनाओ, ताकि हैमर आयरन मैन का नाम डुबा सके और वैसा सूट आर्मी को बेचकर तगड़ा पैसा भी कमा सके। इधर टोनी अपने लास्ट बर्थडे पार्टी में एंजॉय करता है, नशे में धुत होकर अपने ही सूट में सूसू कर देता है। अब इस बदतमीजी को रोकने के लिए रोडी उसे समझाता है, वो नहीं मानता। रोडी मार्क 2 आर्मर पहनता है और टोनी से लड़ता है और वो सूट लेकर आर्मी के पास चला जाता है। असल में टोनी का सूट कोई भी नहीं चला सकता बिना टोनी की इच्छा के, पर अब वो मर रहा था तो उसे सबसे बेस्ट आदमी अपना दोस्त लगा, जो बढ़िया आदमी था और आर्मी में भी था। इसलिए टोनी ने सूट के एक्सेस में एक और नाम ऐड कर रखा था, रोडी का। अब रोडी जाता है आर्मी के पास, जहाँ हैमर आता है, उसे काफी सारे हथियार उसमें लोड करता है। अब ये बनता है वॉर मशीन आर्मर। इधर निक फ्यूरी टोनी के पास आता है, उसका हौसला बढ़ाता है और उसके पापा का एक सूटकेस देता है, क्योंकि हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और निक फ्यूरी टोनी को यह बताता है कि उसकी जो नई सेक्रेटरी है वो असल में एक जासूस है, नताशा रोमानोव, जो भी शील्ड से है, जिसे टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। सूटकेस से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जहाँ पर टोनी को अपने बाप के बारे में समझ आता है कि वो सिर्फ काम से नहीं बल्कि अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और उन्हें भरोसा था कि टोनी वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। टोनी अब पेपर से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ पर पेपर उससे गुस्सा थी उसकी हरकतों को लेकर, पर बेचारे बंदे का दर्द किसी को नहीं पता। उसे वहाँ पर एक स्टार्क एक्सपो का एग्जीबिशन दिखता है, जो असल में एक फ्यूचर सिटी का मॉडल था। पर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो एक एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जो उसके बाप ने बनाया था और उसे इस मॉडल में छुपा रखा था। वो एक नया एलिमेंट था आर्क रिएक्टर के लिए, पर पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो इसे नहीं बना पाए, पर उन्हें यकीन था कि टोनी बना लेगा। अब टोनी था ही जीनियस, अपने बाप की तरह वो अपने घर में ही पूरा सेटअप लगाकर एक न्यू एलिमेंट बना भी लेता है और उसे रिप्लेस करता है पैलेडियम से और अपनी छाती में लगाता है, और ये चीज काम भी करती है। इधर हैमर को बेवकूफ बनाकर इवान अपनी ही चाल चल रहा था। वो अपने लिए एक और ज्यादा अपग्रेडेड सूट बनाता है और बाकी सारे सूट्स को ड्रोन की तरह बनाता है, जिसे असल में वही कंट्रोल कर सकता है। अब इधर उन ड्रोन्स की एग्जीबिशन होती है, जहाँ पर वॉर मशीन को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और हैमर सभी को ये दिखाता है कि ये मेरी कंपनी ने बनाया है। इधर इवान टोनी को फोन करता है और विलन वाली टॉक करता है कि भाई तूने जो गलतियां निकाली थी मैंने सही कर दी और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टोनी उसे ट्रैक करता है, उसे पता चलता है कि ये सिग्नल हैमर के यहाँ से आ रहा है। इवान अब सारे ड्रोन्स को ऑन कर देता है और सभी पर हमला करवा देता है। वॉर मशीन भी उसके कंट्रोल में थी। टोनी वहाँ पर आता है, सभी से भिड़ता है, नताशा हैमर का हाथ मोड़ती है और इवान का पता निकलवाती है और वो हैप्पी के साथ में वहाँ पर जाती है। तब तक इवान भाग चुका था, पर वो वॉर मशीन को हैक करके उसे फ्री कर देती है। अब आयरन मैन और वॉर मशीन मिलकर ड्रोन और व्हिप्लैश से लड़ते हैं, व्हिप्लैश को पेलते हैं और लास्ट में उस पर एक ब्लास्ट कर देते हैं। इवान मरता हुआ अपने ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर ऑन कर देता है। टोनी उड़ता है, पेपर को बचाता है और वो छत पर जाते हैं, पप्पी करते हैं और वॉर मशीन सूट अब परमानेंटली रोडी का था। टोनी और रोडी को मेडल मिलता है। निक फ्यूरी टोनी को बोलता है कि तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, इसलिए एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अभी तुम बस एक सलाहकार हो। टोनी कहता है टाटा, मूवी एंड। पोस्ट क्रेडिट सीन में फिल कोल्सन दिखता है जो मैक्सिको में है और हमें एक हैमर दिखाया जाता है और मूवी यहाँ पर एंड। थॉर मूवी शुरू होती है एक चमचमाती दुनिया से जिसका नाम है एसगार्ड, जहाँ के राजा है अपने ओडिन चचा। इनके 2 बेटे हैं, एक अपना हीरो थॉर जो 1 नंबर का अकड़बाज और घमंडी है और दूसरा है लोकी
लोकी, जो शक्ल से ही टेढ़ा लगता है और दिमाग से पूरा शातिर। थॉर का राज्याभिषेक होने वाला था, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है फ्रॉस्ट जायंट्स की, जो एसगार्ड का एक पुराना खजाना कैस्केड चोरी करने आए थे। थॉर को आता है गुस्सा, वो बोलता है मेरी पार्टी खराब की, अब मैं इनकी खटिया खड़ी करूंगा। ओडिन मना करता है, पर थॉर अपने भाई लोकी और अपने 4-5 दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है यूटनहाइम फ्रॉस्ट जायंट्स के इलाके में उन्हें पेलने। अब वहाँ पर बवाल मच जाता है। थॉर अकेला ही सबको धोने लगता है, पर यहाँ पर ये सभी फंस जाते हैं। ओडिन चाचा को बीच में आकर इनकी जान बचानी पड़ती है। अब ओडिन को थॉर की ये बचकानी हरकत और फालतू का गुस्सा पसंद नहीं आता। वो बोलता है तू राजा बनने लायक नहीं है, तू तो एक बचकाना गुंडा है। और ओडिन थॉर की सारी पावर्स को छीन लेता है, उसका प्यारा हथौड़ा म्योनिर भी ले लेता है और उसे अर्थ पर फेंक देता है एक फकीर बनाकर, बिना किसी शक्ति के। हथौड़े पर ओडिन एक कंडीशन लगा देता है, जो भी लायक होगा, वर्दी होगा, वो ये हथौड़ा उठा पाएगा और उसे थॉर की पावर्स मिलेगी। इधर थॉर गुब्बारे की तरह गिरता है न्यू मैक्सिको में, जहाँ उसे मिलती है एक साइंटिस्ट बंदी जेन फॉस्टर। थॉर को लगता है कि वो अभी भी प्रिंस है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पीटने लगता है, इंजेक्शन से डरता है और होटल में बैठकर बोलता है मुझे एक घोड़ा चाहिए। बेचारे को पता भी नहीं था कि वो अभी एक आम इंसान है जिसकी कोई भी इज्जत नहीं है। इधर धरती पर एक गड्ढे में थॉर का हथौड़ा गिरता है, जिसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग गाड़ियों से उसे खींचने का ट्राई करते हैं, पर वो हिलता तक नहीं। शील्ड वाले लोग वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। फिल कोल्सन की एंट्री होती है। थॉर को पता चलता है हथौड़ा वहीं पर है। वो बारिश में वहाँ पर घुस जाता है सबको धोते हुए, पर जब वो पूरा जोर लगाकर हथौड़ा उठाने का ट्राई करता है तो लुल हो जाती है। हथौड़ा वो नहीं उठा पाता। बंदे का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अब वो गया काम से, वो कभी भी लायक नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ एसगार्ड में असली कांड हो रहा था। लोकी को पता चल जाता है कि वो ओडिन का असली बेटा नहीं है, बल्कि वो एक फ्रोस्ट जायंट का बेटा है, जिसे ओडिन ने जंग के बाद में गोद में ले लिया था। ओडिन चाचा ये सदमा और टेंशन नहीं झेल पाते और वो बेहोश हो जाते हैं, और मौका देखकर लोकी बन जाता है एसगार्ड का टेम्पररी राजा। लोकी धरती पर आकर थॉर से एक बड़ा वाला झूठ बोलता है कि पापा मर गए हैं और मम्मी ने तुझे वापस आने से मना किया है, अब तू यहीं पर सड़। थॉर बेचारा रोने वाला हो जाता है और हार मान लेता है, पर थॉर के वफादार दोस्त धरती पर आ जाते हैं और उसे सच का पता चलता है कि लोकी सबका काट रहा है। लोकी को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में भेजता है डेस्ट्रॉयर को, एक खतरनाक लोहे का रोबोट जो आंखों से आग निकालता है। डेस्ट्रॉयर धरती पर आकर सब कुछ तबाह करने लगता है। थॉर देखता है कि उसके दोस्त और जेन की जान खतरे में है। अब वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए डेस्ट्रॉयर के सामने बिना किसी डर के खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे मार दो पर इन मासूमों को छोड़ दो। जैसा ही थॉर ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की सोची, उसने अपना घमंड छोड़ा, वो वर्दी बन गया। अब हथौड़ा उड़ता हुआ सीधे थॉर के हाथ में आता है, बिजली कड़कती है, सूट वापस आता है और अपना थॉर पुराने स्वैग में वापस। अब एक झटके में वो डेस्ट्रॉयर का कबाड़ा कर देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। अब थॉर पहुंचता है एसगार्ड, जहाँ पर लोकी ने फ्रॉस्ट जायंट्स को बुलाया था ओडिन को मरवाने, पर ये लोकी की डबल क्रॉस वाली चाल थी। वो फ्रॉस्ट जायंट्स को धोखा देता है और अपनी माँ के सामने उस फ्रॉस्ट जायंट्स को मार देता है ताकि वो हीरो बन सके। अब थॉर वहाँ पर आकर लोकी की सच्चाई सभी को बताता है और थॉर और लोकी की तगड़ी लड़ाई होती है। लोकी पागल हो चुका था, वो बायफ्रॉस्ट का यूज करके फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी दुनिया ही खत्म करना चाहता था। थॉर के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो वो उस ब्रिज को ही अपने हथौड़े से तोड़ देता है। इसका मतलब अब वो धरती पर अपनी बंदी जेन से मिलने कभी भी नहीं जा पाएगा। लोकी अंत में स्पेस में गिर जाता है और ओडिन थॉर को बचा लेता है। थॉर अब एक समझदार और हम्बल बंदा बन गया था और राजा बनने लायक था, पर वो जेन को याद कर रहा था। ओडिन उसे राजा बनने को बोलता है, पर थॉर कहता है नहीं, मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। और मूवी यहाँ पर एंड। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी जेन के दोस्त डॉक्टर सेल्विक को एक चमचमाता हुआ क्यूब दिखाता है, टेसरेक्ट, और पर्दे के पीछे से लोकी की आत्मा दिखाई देती है जो अभी भी जिंदा है और डॉक्टर सेल्विक के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। मतलब सीन अभी भी बाकी है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कहानी की शुरुआत होती है आज के जमाने में, जहाँ पर आर्कटिक की बर्फीली वादियों में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही बड़ी चीज दबी हुई मिलती है, एक विशाल प्लेन, और उसके अंदर मिलती है एक जमी हुई शील्ड। यहीं से कहानी हमें ले जाती है फ्लैशबैक में साल 1942 में, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रहा था। यहाँ एंट्री होती है अपने स्टीव रॉजर्स की। भाई बंदा दिखने में ऐसा है कि अगर जोर से हवा चले तो बंदा उड़ जाएगा, एकदम सूखा हुआ पापड़, ना कद ना काठी, ऊपर से बीमारियों की लंबी लिस्ट। पर स्टीव का दिल सोने का है, उसे आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना है, पर हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो बार बार नाम बदल कर ट्राई करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जब लोग मर रहे हैं तो मैं घर में बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। स्टीव का पक्का दोस्त है बकी बार्न्स। बकी एकदम हीरो टाइप का बंदा है, लंबा चौड़ा आर्मी का जाबाज सिपाही। बकी को जंग पर जाना है तो वो स्टीव को घुमाने ले जाता है, जहाँ पर स्टीव की मुलाकात होती है डॉक्टर अब्राहम एस्किन से। डॉक्टर साहब स्टीव के अंदर उस आग को पहचान लेते हैं। वो देखते हैं कि ये लड़का ताकत के लिए नहीं बल्कि सही काम करने के लिए लड़ना चाहता है। वो उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुन लेते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क के पापा हावर्ड स्टार्क भी इन्वॉल्व है। अब स्टीव पहुंचता है ट्रेनिंग कैंप में, जहाँ पर उसे ताने मिलते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वो बाकी जवानों के सामने बच्चा सा लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एजेंट पैगी कार्टर से। पैगी एक धाकड़ ऑफिसर है और स्टीव उसे पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है। ट्रेनिंग के दौरान एक कर्नल चेक करने के लिए नकली ग्रेनेड फेंकता है, सब भाग जाते हैं,
पर अपना मरियल स्टीव उस ग्रेनेड पर ही लेट जाता है ताकि दूसरों की जान वो बचा सके। बस डॉक्टर एस्किन को उनका बंदा मिल गया था। इधर विलन की एंट्री होती है जोहान श्मिड, रेड स्कल। ये बंदा हिटलर की साइंस विंग हाइड्रा का चीफ है। इसे मिलता है टेसरेक्ट, वही चमचमाता हुआ नीला क्यूब। रेड स्कल पागल हो चुका है, वो इस क्यूब की एनर्जी से ऐसे हथियार बनाता है जो इंसानों को 1 सेकंड में ही भाप बना दे। वापस आते हैं स्टीव पर। अब वो दिन आ गया है जब उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया जाना है। उसे एक मशीन में बंद कर इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं। जब मशीन खुलती है भाई साहब पब्लिक के होश उड़ जाते हैं। वो सूखा हुआ पापड़ा 6 फुट का मस्कुलर अल्फा मेल बन चुका है, एकदम कती जहर बॉडी। पर तभी हाइड्रा का एक जासूस लैब में धमाका कर देता है और डॉक्टर एस्किन को गोली मार देता है। डॉक्टर मर जाते हैं और सीरम बनाने का फॉर्मूला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब आर्मी वाले स्टीव को जंग पर भेजने की जगह उसे एक कॉस्ट्यूम पहनाकर सर्कस का बंदर बना देते हैं। नाम रखते हैं कैप्टन अमेरिका। अब स्टीव का काम है स्टेज पर नाचना और लोगों को आर्मी के बॉन्ड बेचना। स्टीव को लगता है कि वो देश की सेवा कर रहा है, पर असल में वो बस एक शो पीस बन गया था। कहानी में मोड़ तब आता है जब स्टीव को पता चलता है कि उसकी यार बकी की यूनिट को हाइड्रा ने पकड़ लिया है। स्टीव अकेले ही हाइड्रा के बेस में घुस जाता है और वहाँ पर जाकर अपने दोस्त बकी और वो बाकी सैनिकों को छुड़ा लेता है। पर वहाँ पर बकी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वहीं उसकी भिड़ंत होती है रेड स्कल से। रेड स्कल अपना नकाब उतारता है और उसका असली लाल चेहरा सामने आता है। रेड स्कल वहाँ से भाग जाता है, पर स्टीव अब असली हीरो बन चुका था। वापस आकर स्टीव अपनी टीम बनाता है और उसे मिलती है एक वाइब्रेनियम की शील्ड, दुनिया की सबसे मजबूत मेटल। अब कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम हाइड्रा के एक एक ठिकानों को तबाह करने लगती है। पर ऊंची ट्रेन वाले मिशन के दौरान बकी बार्न्स गहरी खाई में गिर जाता है। स्टीव उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बकी का हाथ छूट जाता है। स्टीव पूरी तरीके से अब इस चीज से टूट जाता है। अब आता है फाइनल क्लाइमैक्स। रेड स्कल ने एक बहुत ही बड़ा प्लेन तैयार किया है जिससे वो दुनिया को उड़ाने वाला है। स्टीव प्लेन में चढ़ जाता है और दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान रेड स्कल जैसे ही टेसरेक्ट क्यूब को छूता है, एक पोर्टल खुलता है और वो क्यूब उसे स्पेस में कहीं गायब कर देता है। पर मुसीबत ये थी कि प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। स्टीव को पता चलता है कि अगर ये प्लेन शहर से टकराया तो लाखों लोग मर जाएंगे। स्टीव रेडियो पर पैगी से बात करता है और दोनों एक दूसरे से अगले संडे पर डांस का वादा करते हैं और स्टीव प्लेन को बर्फीली समंदर में क्रैश कर देता है। सबको लगता है कैप्टन शहीद हो गया। 70 साल बाद शील्ड को वो प्लेन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। स्टीव आज के जमाने में जागता है और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पहुंचकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आते हैं और बताते हैं कि तुम 70 साल से बर्फ में सोए हुए हो। स्टीव उदास होकर बस एक ही बात बोलता है, मेरा एक डांस उधार रह गया। मूवी एंड और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है द एवेंजर्स ट्रेलर्स की ग्लिम्स, जहाँ पर सारे हीरोज यूनाइट होंगे और मूवी पूरी तरीके से एंड। द एवेंजर्स 2012 कहानी की शुरुआत होती है एकदम सीक्रेट वाली जगह से, जहाँ पर निक फ्यूरी और शील्ड के लोग उस नीले जादुई क्यूब यानी टेसरेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। ये वही रिएक्टर जैसी पावर वाला क्यूब है जिसे कैप ने बर्फ में खो दिया था। अचानक क्यूब के अंदर खुजली होती है और एक पोर्टल खुल जाता है। वहाँ से एंट्री होती है थॉर के सौतेले भाई लोकी की। लोकी यहाँ पर कोई प्रसाद लेने नहीं आया था। वो आते ही अपनी जादुई डंडी सेप्टर से सबका बैंड बजाना शुरू कर देता है। वो अपनी डंडी के जादू से हॉकाई और डॉक्टर सेल्विक का दिमाग हैक कर लेता है और उन्हें अपना वफादार नौकर बना लेता है। लोकी क्यूब लेकर वहाँ से तुरंत कल्टी मार लेता है और पूरे लैब का दही कर देता है। अब निक फ्यूरी को समझ आ जाता है कि ये खतरा किसी एक बंदे के बस का नहीं है। वो अपनी पुरानी फाइल निकालता है और चालू करता है एवेंजर्स इनिशिएटिव को। फ्यूरी अपने चमचों को काम पर लगाता है। सबसे पहले अपनी धाकड़ बंदी जाती है नताशा यानी ब्लैक विडो। वो पहुंचती है सीधे इंडिया के कोलकाता में, जहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर छुपकर गरीबों का इलाज कर रहा था। नताशा उसे बड़ी चालाकी से अपनी बातों में फंसा लेती है क्योंकि शील्ड को उसके गामा रेडिएशन वाले दिमाग की सख्त जरूरत थी। उधर एजेंट कोल्सन पहुंचता है न्यूयॉर्क के स्टार्क टावर में, जहाँ पर अपना आयरन मैन अपनी बंदी पेपर के साथ में रोमांस और मस्ती में बिजी था और खुद निक फ्यूरी जाता है कैप्टन अमेरिका के पास में, जो जिम में पंचिंग बैग की ऐसी की तैसी कर रहा था। स्टीव भैया अभी भी 70 साल बाद इस नई दुनिया को देखकर थोड़ा कंफ्यूज और अकेला सा फील कर रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है सीधे जर्मनी में, जहाँ पर लोकी एक बड़ा कांड करने का ट्राई करता है। वो लोगों को डराकर अपने सामने घुटनों पर झुकने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कैप की और पीछे से एकदम धमाकेदार गाना बजता है और आता है अपना टोनी भैया। टोनी और कैप मिलकर लोकी को ढंग से पेल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही ये सब लोग लोकी को लेकर जा रहे थे, आसमान में बिजली कड़कती है और एंट्री होती है थॉर की। थॉर आता है अपने भाई लोकी को वापस एसगार्ड ले जाने के लिए। यहाँ पर पहली बार आयरन मैन और थॉर की भयंकर भिड़ंत होती है। एक तरफ साइंस का घमंड, दूसरी तरफ असली देवता का हथौड़ा। दोनों के बीच में जंगल में तगड़ी कुश्ती होती है। पेड़ उखड़ जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं। लास्ट में कैप अपनी शील्ड से बीच बचाव करता है और ये सब मिलकर लोकी को एक मजबूत कांच के पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। पर भाई असली दुख लोकी नहीं था, बल्कि ये टीम खुद थी। हेली कैरियर के अंदर टोनी और कैप के ईगो के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कैप को लगता है कि टोनी सिर्फ हवाबाजी और शोबाजी करता है। टोनी को लगता है कि कैप एक पुराना बोरिंग दादाजी है। थॉर को किसी पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर बैनर को डर है कि कहीं उसका हरा दानव यानी हल्क बाहर ना आ जाए। लोकी यही तो चाहता था, इन सबको आपस में लड़वाना और इनका दिमाग खराब करना। तभी लोकी के कंट्रोल वाले बंदे जहाज पर अचानक हमला कर देते हैं। धमाके की वजह से ब्रूस बैनर का कंट्रोल पूरी तरीके से छूट जाता है और बाहर आता है असली तबाही का देवता द इनक्रेडिबल हल्क। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। नताशा अपनी
जान बचाकर भागती है। थॉर और हल्क के बीच में जहाज के अंदर ही धूल मिट्टी और कुश्ती शुरू हो जाती है। टोनी और कैप अपनी पुरानी लड़ाई भूलकर जहाज को गिरने से बचाने के लिए इंजन ठीक करने में लग जाते हैं। इसी चक्कर में लोकी चालाकी से एजेंट कोल्सन को मार देता है और वहां से भाग निकलता है। कोल्सन की मौत इन सभी को बहुत बुरी तरीके से चुभ जाती है और फ्यूरी उनके सामने कोल्सन के खून भरे कार्ड्स रखता है। अब इनको समझ आ जाता है कि अगर साथ में नहीं आए तो पूरी दुनिया पक्का खत्म है। लोकी अब पहुंचता है सीधे स्टार्क टावर की छत पर और वहां पर एक पोर्टल खोल देता है। आसमान से गंदा वाला छेद होता है और गलगला करती हुई एलियंस की फौज चित्तौरी न्यूयॉर्क की सड़कों पर भयंकर तबाही मचाने लगती है। यही वो असली मूवमेंट है जिसका हम सभी को इंतजार था। कैप, आयरन मैन, थॉर, नताशा, हॉकाई सब एक साथ मैदान में आते हैं। तभी ब्रूस बैनर अपनी टूटी फूटी बाइक पर टशन में आता है। कैप कहता है, डॉक्टर अब गुस्सा होने का वक्त आ गया है। बैनर मुस्कुराते हुए अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, यही तो मेरा राज है कैप, मैं हमेशा ही गुस्से में रहता हूँ। और वो एक मुक्के में ही उस बड़े उड़ने वाली एलियन शिप की छाती फाड़ देता है। यहाँ मिलता है वो जादुई अवेंजर्स सर्कल वाला शॉट। अब सब एक घेरे में स्वैग से खड़े होते हैं और कैप सभी को ऑर्डर्स देता है। सबसे लास्ट ऑर्डर हल्क का होता है। वो हल्क को इशारा करके बस एक ही चीज बोलता है, हल्क स्मैश। लड़ाई एकदम टॉप लेवल पर चल रही थी। थॉर आसमान से बिजली गिराता है, आयरन मैन अपनी मिसाइलें छोड़ता है और हॉकाई बिल्डिंग की छत से खतरनाक निशाने लगाता है। इसी बीच हल्क सीधा स्टार्क टावर पर पहुंचता है जहां पर लोकी उसे डराने की कोशिश करता है। लोकी चिल्लाता है, मैं एक भगवान हूँ तुम जैसा कीड़े। ये इतना कुछ बोलता पर तभी हल्क उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। वो लोकी के पैर पकड़कर उसे कपड़े की तरह जमीन पर पटक पटक कर धो देता है और जाते हुए बोलता है, प्यूनी गॉड। तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ बड़े लोग न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि एलियंस खत्म हो जाए, चाहे भले ही पूरा शहर क्यों ना उड़ जाए। टोनी स्टार्क को पता होता है कि भाई ये एक सुसाइड मिशन है, पर वो उस मिसाइल को अपने कंधे पर उठाता है और सीधे स्पेस के पोर्टल में घुस जाता है। वो मिसाइल एलियन बेस को उड़ा देती है और टोनी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इसके साथ में वो बेहोश भी हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। सब सोचते हैं कि वो पोर्टल पार नहीं कर पाएगा, पर वो ठहरा लोहे के जिगर वाला। वो पोर्टल पार कर लेता है, हल्क उसे हवा में ही लपक लेता है। अब टोनी को होश आता है तो वो सीरियस होने के बजाय मस्ती में बोलता है, किसी ने शौरमा चखाया क्या, पास में ही दुकान है। पूरी दुनिया बच जाती है। लोकी थॉर को पकड़कर वापस एसगार्ड ले जाता है। सभी अवेंजर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर पूरी दुनिया को अब पता चल गया है कि उन्हें बचाने वाले सुपर हीरोज अब आ चुके हैं। मूवी खत्म होती है खतरनाक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ में, जहां पर हमें पहली बार दर्शन होते हैं असली मास्टरमाइंड के, मतलब थैनोस के, जो अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। और एंड में ये सब थके आ रहे दुकान में बैठकर शांति से शौरमा खाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी आयरन मैन 3 में, जहां पर टोनी भैया की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।